नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले नवंबर ग्लासगो में हुए COP26 समिट में दिया ये वादा देश की ग्रीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज के इस्तेमाल पर बन रही पॉलिसी में और अर्जेंसी लेकर आया है। 2070 के लक्ष्य के मद्देनजर सरकार ने बजट में भी ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी पर खासा फोकस रखा। वित्त मंत्री ने संसद में खुद बयान में कहा था कि शहरी इलाकों में खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। सरकार क्लीन टेक, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स और जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रही है। सरकार की ये प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में काम कर रही छोटी बड़ी कंपनियां सभी क्लीन टेक, ईवी स्पेस, ईवी इंफ्रा में बड़ा निवेश कर रही हैं। टाटा ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, अदानी हो, ये सब नाम इस रेवोल्यूशन में अब उतर रहे हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत दरअसल देश के स्टार्टअप्स ने की और आज मेरे साथ हैं कुछ ऐसी ही कंपनियां जो COP26 के वादों पर खरा उतरने में बड़ा रोल निभाने वाली हैं। मेरे साथ है चार्जिंग सोल्यूशन स्टार्टअप ब्राइट ब्लू के को-फाउंडर एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग संतोष राम सोमसुंदरम, क्लीन टेक प्लेटफॉर्म एज ग्रिड के को-फाउंडर मुश्ताक अहमद और इस सेक्टर में निवेश करने वाले वेंचर फंड थिया वेंचर्स के इन्वेस्टमेंट लीड हिमांशु शर्मा। आप तीनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। ये क्षेत्र है जहां पर हमने देखा है ग्लोबली बड़ा निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी कि कोविड के साल यानी कि 2020 वाले साल में साइजेबल इन्वेस्टमेंट हुआ था और फिर 2021 के 6 महीनों में 88% तक की ग्रोथ क्लीन टेक में हुई थी। तो डेफिनेटली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है और भारत भी अपने लिए एक बहुत ही मजबूत रोड मैप तैयार कर रहा है। तो मैं आप तीनों से समझना चाहूंगी मौके कितने हैं और आपकी कंपनी एग्जैक्टली इस विजन में कितना बड़ा रोल निभाने वाली है। मुश्ताक, आपसे शुरुआत करते हैं। एज ग्रिड इनफैक्ट हाल ही में सुर्खियों में है क्योंकि आपने इनफैक्ट $6 मिलियन का फंड रेज भी किया। लेकिन पहले हमारी दर्शकों की सहूलियत के लिए समझाएं कि एज ग्रिड एग्जैक्टली किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। एज ग्रिड हमने शुरू किया था, मैं और मेरे को-फाउंडर्स सुनील एंड नीरज एंड वंशी एंड प्रसाद हैव बीन इस इंडस्ट्री में पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं एंड वी आर वेटरन्स सॉर्ट ऑफ इन द फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। हमने काफी काम किया है पिछले 10-15 साल एज आई सेड इन बिल्डिंग लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट्स, विंड प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड उसके मद्देनजर रखते हुए हमने रियलाइज किया कि इतना इन्वेस्टमेंट जो लार्ज सोलर प्लांट्स में जो कि दूर दराज के क्षेत्र में इंस्टॉल की जाती हैं, वहां से एनर्जी जनरेट की जाती है और अपने अर्बन एनवायरनमेंट में से यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है। इसमें जो नुकसान होता है वो अल्टीमेटली प्राइस यूटिलिटी ही देती है, जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। उसके बाद उसको बचाने के लिए, उसके आर्थिक व्यवस्था को बेटर करने के लिए हम देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे द टैक्स पेयर, द गवर्नमेंट एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस। तो उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए we have come up with a solution which is essentially the ultimately हम कह रहे हैं कि ये सबसे स्केलेबल और क्लीन टेक अडॉप्शन प्लेटफॉर्म बनेगा, जो कि हर व्यक्ति, हर एनर्जी कंज्यूमर, जो कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द कंट्री इज एन एनर्जी कंज्यूमर, को पार्टिसिपेट करने का मौका देगा और इस पार्टिसिपेशन के लिए उसको बेनिफिट्स देंगे और उसी के हिसाब से सबको एक साथ एकजुट मिलकर हम क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाएंगे। तो हम जनरेट करेंगे एनर्जी। सिंपली मैं जो समझ रही हूँ वो आप बताइए ठीक है या नहीं। अज्यूमिंग मेरे घर में मैं सोलर पैनल्स लगाती और वहां से अपनी कंजम्पशन के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसमें से कुछ काफी एक्स्ट्रा रहती है। नॉर्मली ये एक प्रथा है या फिर एक पॉलिसी है जहां पर आप एक पर्टिकुलर ग्रिड को बेच सकते हैं। तो क्या आपकी कंपनी वो इंटरफेस का काम कर रही है? जी, वो तो अभी हो भी रहा है, वो भी कर रही है। पर जहां पे जनरेशन ज्यादा होता है कि आप तो अपने घर पे जनरेशन कम कर पाएंगी जितना कि लेट्स से अगर कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है और जनरेशन कम हो सकता है उसके जी। तो हम आसपास की बिल्डिंग को मिला के एकजुट बन के सो एक व्हाट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर ट्रेडिंग, उस प्लेटफॉर्म को इनेबल कर रहे हैं
जो कि मल्टीपल मल्टीपल एंटिटी जो कि करीब हैं, बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे के, फिजिकली करीब हैं, बिकॉज distance is where the electricity losses happen, distance is where all the discoms are facing losses. So उस वाले प्रॉब्लम को प्राइमरी फोकस रखते हुए हम ये एजग्रिड एज अ प्लेटफॉर्म बनाए। ओके तो आप भी इसमें जुड़ सकती हैं, आपके नेक्स्ट डोर नेबर जुड़ सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स इसमें आ सकती हैं। एंड एक बार हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसे है, एंड देन वी bind together and suggest a right size of solar power plant and get it installed and get the get a charging infrastructure placed in there so that जब जनरेशन हो रहा है तभी कंजम्पशन हो रहा है। सो ये सब चीजों को मैनेज करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है हमने एजग्रिड। ओके, आई गेट योर पॉइंट। अब ब्राइट ब्लू की बात करते हैं। संतोष, ब्राइट ब्लू चार्जिंग इंफ्रा में काम कर रही हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि कई सारी कंपनियां छोटी बड़ी स्पेस में अब उतर रही हैं, तो आपका यूनिक मॉडल क्या रहेगा और कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं इस बहुत ही क्राउडेड स्पेस में? क्योंकि एवरी थर्ड प्लेयर, चाहे वो पीएसयू हो, लिस्टेड एंटिटी हो, स्टार्टअप हो, वो सब उतरना चाह रहे हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रा में। इट्स ग्रेट, निवेश बड़ा हो रहा है, लेकिन हाउ मच स्कोप डज इट लीव यू विथ? थैंक यू हर्षिता फॉर द क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में ब्राइट ब्लू का अगर परिचय किया जाए तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस डिजाइन और डेवलप करते हैं। ब्राइट ब्लू दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, और ये चार्जिंग सॉल्यूशंस हम अपने कस्टमर्स को घरों पे, ऑफिसों पे, मॉल्स जैसे जगह पे ये इंस्टॉल होते हैं। तो हम लोग दोनों इंडियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट दोनों में ऑपरेट करते हैं आज। तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम लोग पूरा जो चार्जिंग स्टेशन का डिजाइन और डेवलपमेंट है वो पूरा हम लोग इन हाउस करते हैं। वी डू नॉट वी रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर्स, और जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग का बहुत मिनिमम इंपोर्ट करते हैं। हम लोग जनरली वी हैव डिजाइंड एवरीथिंग इन हाउस। सो बेसिकली ये हमारा स्ट्रेंथ है, और व्हाट वी ऑफर कस्टमर्स इज एट वेरी राइट प्राइस पॉइंट हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी गो विथ। हम लोग का मेन फोकस जो है वो 4 व्हीलर्स पे है। ओके और 4 व्हीलर मार्केट जो हम लोग देखते जा रहे हैं, हम लोग इंडिया में काफी बड़ा हो रहा है, एंड इवन कंपेयर टू द यूरोपियन मार्केट बहुत अच्छा डिमांड है। सो दिस इज मोस्टली व्हाट हमारा जो प्ले है हम लोग इस सेगमेंट में करते हैं। एंड आवर एंटायर टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन हाउस। हम लोग मैन्युफैक्चर, एवरीथिंग इज डन इन इंडिया, एंड हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए कंट्रीब्यूट, लाइक वी सी आवरसेल्व्स कंट्रीब्यूटिंग इन दैट। ओके, एंड आई लाइक द फैक्ट कि आपका फोकस ऑफ कोर्स 4 व्हीलर स्पेस पर है, क्योंकि वहीं पर लोग कह रहे हैं कि 2 व्हीलर की बैटरी तो मैं घर ले जाकर भी चार्ज कर लूं, कि गाड़ी कैसे चार्ज होगी, उस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं। हिमांशु, आपने इनफैक्ट एजग्रिड में निवेश किया है, और क्लीन टेक में दरअसल सिया लार्जली इन्वेस्ट करता है। मैं जब आपका पूरा पोर्टफोलियो देख रही थी, ये बताइए व्हाट इज यूनिक दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, क्योंकि इस तरह की आइडियाज आई एम श्योर ग्लोबली काम कर चुकी हैं। भारत में इनके लिए कितनी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो आप जैसे इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करती है? आशा, एजग्रिड और जैसे ब्लू स्मार्ट जैसे टेक्नोलॉजीज जो एग्जिस्ट करती है अभी मार्केट के अंदर, अगर हम इस पे बात करें कि क्या यूनिक प्रोपोजिशन लेके आ रही है मार्केट पे, इज आई थिंक सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी वो है कि गवर्नमेंट का जो पुश आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया को अगर मैं थोड़े आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का 175 गीगावाट का जो टारगेट है बाय 2022, एंड इन टर्न पूरा का पूरा कि 40% ऑफ द एंटायर एनर्जी शुड बी कि हमारी पूरी इस क्लीन टेक एनर्जी से निकल के आए। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से अपॉर्चुनिटी मार्केट के लिए है कि वो हम एक इंडिया को एक बहुत यूनिक पोजीशन में डालता है। और उसी वे में अगर हम बोलें कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं एज एन इंडिया एज अ पोजीशन, तो थर्ड स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड 4th and 5th सोलर और विंड के अंदर। एंड अबंडेंस जो है हमारे अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का, और जिस हिसाब से ग्लोबली द एंटायर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री और द एंटायर प्लेयर्स, जिस तरह से आपने बोला कि बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स लाइक अडानी, रिलायंस जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं इस गेम प्ले के अंदर, तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी मार्केट के अंदर ये लेके आता है इन टर्म्स ऑफ द यूनिक प्रोपोजिशन। एंड
अब तक हमारी जो एनर्जी डिमांड है ओवरऑल, सबको पता है कि 80% हम एनर्जी जो है बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जी हाँ। बट गोइंग फॉरवर्ड, अगर जिस हिसाब से कोल के प्राइसेस राइज कर रहे हैं, या अगर हम ऑल पूरा देखें कि क्लाइमेट एज एन इंडस्ट्री एनीवेयर और एवरीथिंग, सब चीजों को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक इंडस्ट्री के लिए उसको अकाउंट में लेना, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस हो। अगर हम थोड़े क्लाइमेट टेक एंगल पे जाएं तो चाहे वो फूड्स वेस्टेज हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हर एक चीज के अंदर इन सब चीजों को अकाउंट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डेमोग्राफिकली, विद रिस्पेक्ट टू द टैलेंट, विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट पुश, ये हमारे लिए एक बहुत यूनिक प्रोपोजिशन लेके आता है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं क्लीन टेक में उभरते मौकों की। चर्चा में मेरे साथ हैं ब्राइट ब्लू के को फाउंडर संतोष राम सोमसुंदरम, क्लीन टेक प्लेटफॉर्म एज ग्रिड के को फाउंडर मुश्ताक अहमद और इस सेक्टर में निवेश करने वाली थिया वेंचर्स के इन्वेस्टमेंट लीड हिमांशु शर्मा। मैं मुश्ताक आपसे समझना चाहूंगी कि किन किन एरियाज में दरअसल आपने स्केल किया है। जो एज ग्रिड की खासियत है कि वो क्लस्टर वाइज दरअसल मौका देता है कि कोई एक्सेस जनरेट कर रहा है तो उसको ग्रिड पर डाला जाए, दूसरे कंज्यूमर्स के लिए मौका मिले वहां से एनर्जी सोर्स करने का। क्या ये लार्जली आपको लग रहा है इस समय अर्बन एरियाज में चल रहा है, या फिर एक बड़ा मार्केट है जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी है? क्योंकि वहां पर हमने देखा है बड़े पैमाने पर लोग जो इंडिविजुअल बंगलोज बनाते हैं वो आजकल सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपका बिल्कुल सही कहना है। ये अर्बन में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसको मैनेज करना इज द फर्स्ट फोकस। एंड एक बार हम इस अर्बन डेंसिटीज को, अर्बन इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी को मैनेज करते हैं, द सेम प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर टियर 2 टियर 3 सिटीज। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में कहते हैं, तो अगर सपोज आपके पास घर वहां होता है, तो वहां पे अगर आप सोलर लगाते हैं तो शायद आप अपना खुद का कंजम्पशन कवर कर पाएंगे। बट यही चीज आप अर्बन एरियाज में देखोगे तो आपको वो डिफिकल्ट होता है, अनलेस एक क्लस्टर की तरह नए फॉर्म कर ले, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी हेल्प डू। हमने विजयवाड़ा, हैदराबाद एंड बैंगलोर में प्राइमरी फोकस रखा है पहले, एंड इसके बाद देन एमपी एंड ऑल अदर स्टेट्स जहां पे सोलार का डेंसिटी बढ़ते जा रहा है वहां पे जाएंगे। और essentially urban area will be primary focus, I should say, then we'll come to the tier 2 tier 3 cities. और ब्राइट ब्लू के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि इस समय आई एम श्योर ईवी अडॉप्शन इज प्राइमरीली इन द अर्बन एरिया, क्या वही आपके लिए मार्केट है संतोष? जी हाँ, हम लोग का प्राइमरी मार्केट्स अर्बन एरियाज में है, एंड वी आर आल्सो लुकिंग स्ट्रांगली एट एक्सपोर्ट मार्केट। तो हमारा जो टीम है, हम लोग मैं खुद पर्सनली 8 साल इस इंडस्ट्री में काम किया हूँ, एंड हमारा टीम जो है बहुत ग्लोबल एक्सपर्टीज लाती है इस इंडस्ट्री में। मेरा जो सीईओ है वीब्रेन, साकेत एंड यश, both have all have worked with global EV companies, EV charging companies. Yash has worked with EV Box, which is North America जो सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कंपनी है, और वीबरेन जो है वो वाइड एक्सपर्टीज लाते हैं नेदरलैंड से। हमारा जो इन्वेस्टर्स है पुलन इंडस्ट्रीज, वो भी नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है, और वो भी एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहती है रिन्यूएबल्स के अराउंड, चार्जिंग के अराउंड। इसमें चार्जिंग में सोलर एनर्जी कैसे इंटीग्रेट किया जाए। संतोष, क्योंकि क्लियरली आपकी जो पूरी टीम है उसमें एक्सपीरियंस है यूरोपीय मार्केट्स में किस तरह से ईवी का चलन बढ़ा है, एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड। ये बताइए आपने क्या नोटिस किया है व्हेन यू आर बिल्डिंग फॉर यूरोप वर्सेस बिल्डिंग फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया हैज इट्स ओन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, तो आपने यहाँ की क्या खास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? Yes, exactly. Very good question, Harshada. So actually, हम लोग ने क्या देखा है कि इंडियन मार्केट में EVs have been picking up in the last 2 years. अगर देखा जाए तो 2021 में almost 16,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ, सिर्फ only 4-wheelers have been sold. That is almost 230% jump for compared to previous year. What हम लोग ने जो देखा है, नेदरलैंड्स और यूरोपियन मार्केट्स काफी डेवलप्ड है, उधर काफी EV के मॉडल्स भी आ चुके हैं।
if you see even Nordic countries, almost the जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों है वो पेट्रोल और डीजल से ज्यादा बिक चुकी है वहां पे. So it is at that stage now. So India, we are seeing that it is going to slowly catch up to the European market, and India का जो इतना volume है, I think in the next 5 years, India is very much capable to expand even more and than Europe. So हम लोग ने कुछ opportunities identify किया है, जैसे if बहुत सारी गाड़ियां connected है, तो ग्रिड पे भी काफी दबाव आ सकता है कि एनर्जी डिमांड कैसे किया जाए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोलर रिन्यूएबल्स का इंटीग्रेशन किया जाए. एंड ऑल्सो हम लोग ने चार्जिंग स्टेशंस में ये भी इंटीग्रेट किया है कि डायनामिक पावर मैनेजमेंट, जैसे आपके घर पे इवनिंग्स में काफी लोड आते हैं, लोड एसी चलते हैं, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, तो उस टाइम पे पूरी रात को आपको गाड़ी फुल चार्ज पे, फुल स्पीड पे चार्ज नहीं करना पड़ता है. सो थिंग्स लाइक दीज एज टू हाउ टू डायनामिकली मैनेज द पावर ऑफ द चार्जिंग. लोड मैनेजमेंट, जैसे एक अपार्टमेंट में है पर उसका अपार्टमेंट में सिर्फ आपका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को लेके आप 10 गाड़ी 15 गाड़ी कैसे चार्ज कर सकते हैं, वैसे सोल्यूशंस हम लोग ये काफी जरूरत पड़ेगी इंडियन मार्केट में. ये हम लोग ने काफी देखा है कि यूरोप में ऑलरेडी आ चुकी है ये टेक्नोलॉजीज, और ये हम लोग इंडिया में भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं रिन्यूएबल्स के साथ, डायनामिक पावर मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग. सो ये सब काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया और जो हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं. बाकी एक और चीज जो हम लोग ने देखा है कि व्हीकल टू ग्रिड, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है इन अ सेंस these are batteries which are going around. So ये storage, these are basically storage devices, mobile storage devices. So ये गाड़ियों को लेके हम लोग घरों को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये पूरा एनर्जी का जो प्ले है बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, और ये देखना चाहते हैं कि कैसे रिसर्च इसमें डेवलप होता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है इसमें से. इनफैक्ट इसी मुद्दे पर हिमांशु मैं आपसे इनसाइट चाह रही हूँ, क्योंकि आप इन कंपनियों को अलग से एनालाइज भी कर रहे हैं. एक जगह जहां पर एज ग्रिड सोलर पावर को हार्नेस कर वो क्लस्टर वाइज वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, वहां पर ईवी चार्जिंग के लिए ब्राइट ब्लू है. क्या आपको लग रहा है एक मौका ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर सोलर वर्सेस ईवी में एक मिलन होगा, एक फ्यूजन देखने को मिल सकता है टू परहैप्स हार्नेस मोर एंड मोर दिस नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज द सन? क्योंकि अब तक दिक्कत यहीं पर आती है कि हमारे पास बिजली की शॉर्टेज है, कोयले की शॉर्टेज है, और हम ईवी गाड़ियां चलाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर क्या सोलर का एक बड़ा प्ले आने वाला है? आई थिंक जो क्रॉस पॉलिनेशन है जो कि एंटायर इंडस्ट्री में, वो एक बहुत यूनिकली पोजीशन करेगा इंडियन मार्केट के अंदर. तो जिस तरह से अगर एज ग्रिड का मॉडल लें और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मॉडल लें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गोइंग ऑन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी. एक राइट नाउ बड़ा चैलेंज जो कि इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करता है ईवीज को लेके इज मोर इन टर्म्स ऑफ एक नहीं दो बेसिकली, कि एक तो अवेयरनेस पार्ट ऑफ इट. जिस तरह से ईवीज का चलन बढ़ता जा रहा है, बट अभी भी अगर हम थोड़ा टीयर 2 सिटीज की बात करें, टीयर 1 सिटीज लाइक अर्बन का क्राउड थोड़ा उसको समझ पा रहा है, टीयर 2 सिटीज अभी भी थोड़ा झिझकता है ईवी व्हीकल को लेने में कि हाउ ईवी विल पैन आउट. और सेकेंड वे में वहीं पे कि रिलायबिलिटी कैसे हुई. हाल ही में जब थोड़े बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं ईवीज को लेके, उस वे में रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. जैसे कि अगर अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली की एक जब रिपोर्ट आई थी कि इंडिया ने 1/3 ऑफ द सोलर एनर्जी अपनी लॉस करी है बिकॉज ऑफ द फाउल एयर. नाउ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द मॉडल्स लाइक एज ग्रिड और द एनर्जी स्टोरेज एट अ ब्रॉडर व्यू, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, और वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. दैट हाउ टू बैटरी टू ग्रिड और ग्रिड टू बैटरी काइंड ऑफ अ मॉडल विल प्ले एन important role. So going forward, if I'll say in terms of the picture, yes, the cross pollination of these entire industry of the climate tech, green tech looks very promising in that way. Okay, finally मैं इनफैक्ट एजग्रिड और फिर ब्राइट ब्लू से यही समझना चाहूंगी, मुश्ताक एंड संतोष, कि आप लोग अब यहाँ से स्केल कैसे करेंगे, क्या प्लान किया हुआ है? मुश्ताक, बिगनिंग विद यू, स्केल का क्या इरादा है? इस समय वाइजैक, हैदराबाद, ये मार्केट आपने आइडेंटिफाई किया है, बट व्हिच आर द सिटीज दैट यू आर लुकिंग एट? जैसे मैंने कहा पहले, विजयवाड़ा एरिया इज अवर प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फोकस. सेकंड इन तेलंगाना, Bangalore and Hyderabad, sorry, Hyderabad and Bangalore.
and then after that we'll go into MP, Maharashtra, slowly move towards the north, where there are essentially the density of EVs and solar is also increasing. So that is where we will move towards. ब्राइट ब्लू के क्या प्लान्स है संतोष? तो हम लोग का मेन प्ले है इंडिया में, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द मेट्रो सिटीज, स्पेसिफिकली होम और सेमी पब्लिक मार्केट्स जो है वो हम लोग उसमें हम लोग प्ले करना चाहते हैं. तो मोर टुवर्ड्स द अर्बन सिटीज वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा है, तो वी विल ऑब्वियसली बी इन दैट स्पेस. एंड देखे जाए तो हम लोग वी want to leverage our European connections, so we are opening an office in Europe as well in the next 2 months, and we are going to set up a sales team there. तो हम लोग export का भी market देखना चाहते हैं, because we want to leverage India's strengths, which we can do very cost effective and scalable solutions in India for the European market, and we are playing at the right quality at the right price point. So that is our entire plan here, and we want to service both the Indian market and the European market. इसी नोट पर मैं आप तीनों से इजाजत लूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, मुश्ताक और हिमांशु हमारे लिए समय निकालने के लिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. थैंक यू सो मच वर्षा. थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं. ट्विटर और फेसबुक पर हम हाजिर हैं. आपके कमेंट का इंतजार रहेगा. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. टेक केयर.